अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन अपलोड किया है इसी चैप्टर के चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का एमसीक्यूज़ का। उम्मीद है आपने उसको तैयार कर लिया होगा, अदरवाइज उसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसी वीडियो का लिंक, तो आप उसको दोबारा से तैयार कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस। ये फिजिक्स 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन जो न्यू बुक है उसमें से कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाउ फिजिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स का रोल क्या है हमारी डेली लाइफ में। फिजिक्स plays a crucial role in our daily life because it helps us to understand the fundamental principles governing the natural world, from electricity that powers our homes to way objects move and interact. Physics provides the framework for understanding these phenomena. It influences the technology, engineering, medicine, and even our understanding of the universe itself. इसका मतलब ये है कि फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, आप कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई एटम बम या न्यूक्लियर बम वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे एज आ एनर्जी सोर्सेस डैम्स वगैरह पर भी फिजिक्स प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, पुली सिस्टम्स आपने पढ़े हैं। तो यहाँ ज़िंदगी के हर फील्ड में, हर मशीनरी में, हर डिवाइस में फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड्स। एज को मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करें। आप सपोज करें कि आपकी एज, लेट सपोज माई एज इज़ 15 ईयर्स, फ़र्ज़ किया कि आपकी एज 15 ईयर्स हो, तो 15 ईयर्स को अगर हम डेज़ में कन्वर्ट करें तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज़, 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं ना, तो ईयर्स 15 और 1 ईयर में कितने डेज़ होंगे 365, तो हमारे पास 5475 डेज़ एज आ जाएगी। अब इसको अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करें तो आप इस जितने डेज़ आए हैं इसको एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आवर्स में आ जाएगा। इस तरह जब आपके पास आंसर आवर्स में आ चुका है, आपको चाहिए मिनट में, तो 1 मिनट में कितने आपको मिनट्स में चाहिए, तो आप 131400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मिनट्स में 78,84,000 मिनट। उसके बाद एज इन सेकंड चाहिए, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप फिर इस मिनट में जो आंसर है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल एज सेकंड्स में आ जाएगी, ठीक है। फिर आप चाहें तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 4.73 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर बन जाएगा 8, 4.73 10 रेज़ की पावर 8 सेकंड बन जाएगा अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो। उसके बाद व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन दीज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। जी, फोर्स में अगर देखा जाए तो फोर्स में मैस है, लेंथ है और टाइम है। जैसा कि F=ma आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला, तो फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, एक तो मैस हमें वाज़े नज़र आता है, और अगर हम देखें तो क्योंकि F=ma हमें मालूम है, m बेस क्वांटिटी एक तो हमें नज़र आ रही है, दूसरा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो मतलब ये सारे यूनिट्स इस F=ma में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस फार्मूले में, तो मतलब मैस भी बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी, ये 3 बेस क्वांटिटीज फोर्स में इन्वॉल्व हैं। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और ऊपर फोर्स है, तो उसका फार्मूला F=ma आप जानते हैं। तो इसमें भी मैस, लेंथ एंड टाइम, यही 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी। उसके बाद इफ द पावर इन द पावर जो है बेसिकली ये होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो वर्क डन जो है वो होता है F.D फोर्स डॉट डिस्टेंस, और पावर का फार्मूला वर्क बाय टाइम है, सो वर्क की जगह पर F.D लिखा, डिवाइड में टाइम वैसे लगा दिया, तो टाइम बेस क्वांटिटी है, डिस्टेंस इटसेल्फ लेंथ में आता है वो बेस क्वांटिटी, तो और फोर्स के अंदर आपको पहले मालूम है लेंथ, मैस और टाइम, तो पावर में भी हमारे पास मैस, लेंथ और टाइम, ये 3 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगे। आपने एक बार उन क्वांटिटीज का नाम लिखना होता है, चाहे वो जितनी बार भी रिपीट हो रही हो किसी एक्सप्रेशन में। इन द चार्ज देयर आर 2 बेस क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम। जी, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में 2 बेस क्वांटिटीज इंक्लूड हैं जिसमें करंट और टाइम, क्योंकि Q=, चार्ज का फार्मूला होता है Q=IT। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है, टाइम। तो ये आप याद रखें कि इलेक्ट्रिक करंट भी बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है।
तो इसलिए ये दो बेस क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक चार्ज में होंगी। शो दैट द प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द प्रीफिक्स मिली। कहते हैं कि आप शो करें कि माइक्रो जो है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है मिली से। तो हम जानते हैं कि माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है और मिली 10⁻⁻³ हम जानते हैं कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 मिली 10⁻⁻³ अब बेसिकली देखा जाए तो आप मिली को 1 मिली एक साइड पर रखें और 10⁻³ को -3 को डिवाइड कर दें दूसरी साइड पर। सो 1 मिली विल बिकम इक्वल टू 1 माइक्रो वहाँ पर और डिवाइड में 10⁻³ है। अगर आप इसको ऊपर ले आए तो 10⁻+3 बन जाएगा और 10⁻+3 किसके इक्वल होता है 1000 के, और वो 1 माइक्रो वैसे रहेगा। तो 1000 टाइम्स माइक्रो 1 मिली इज इक्वल टू 1000 टाइम्स माइक्रो। माइक्रो नहीं कहेंगे, माइक्रो कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज स्केलर। हमें ये प्रूव करना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर because it is in straight line in certain direction. Energy is scalar quantity because it has no direction. ठीक है, क्योंकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर खाना खाया, आपको एनर्जी आपने एनर्जी गेन की है तो उसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं है ना। ठीक है, इस तरह फ्यूल है उसकी भी कोई एनर्जी नहीं है, मतलब उसकी एनर्जी की डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर होती है। स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स लिस्ट काउंट, क्योंकि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। तो जिसका लिस्ट काउंट जितना स्मॉलर होगा वो उतना मोर प्रिसाइज वैल्यू देगा, एक्यूरेटली मेजरमेंट देगा। तो इसलिए एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज बिकॉज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर एंड फॉर स्क्रू गेज इज 0.01 millimeter. So screw gauge can measure the more precisely than vernier caliper. Differentiate between mechanical and digital stopwatch. जी, दो तरह की स्टॉप वॉच होती हैं। स्टॉप वॉच बेसिकली यूज होती है टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एनी इवेंट। मैकेनिकल स्टॉप वॉच आर पावर्ड बाय मेन स्प्रिंग विच मस्ट बी बाउंड बाय ट्यूनिंग knob at the top of the stopwatch. Digital stopwatches are common in the laboratories. They can measure the time interval up to 0.01 second. Indicating the time lapse as the start or stop button is pressed. The time interval is recorded between the start and stop of the event. आप ये याद रखें कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट 0.1 सेकंड होता है और डिजिटल स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट 0.01 सेकंड होता है। तो इसीलिए डिजिटल स्टॉप वॉच मोर प्रिसाइज होती है और हम उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें एरर का चांस भी बहुत कम या ना होने के बराबर होता है, वो मोर प्रिसाइज है। How measuring cylinder is used to measure the volume of irregular shaped stone. एक irregular shaped stone है, आप उसका वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो measuring cylinder कैसे उसका वॉल्यूम मालूम करेगा? Measuring cylinder can be used for measuring the volume of irregular solids body such as metallic bob or stone as shown in figure. When object is completely immersed, the volume of the water is read again. The volume of object is found by subtracting the first reading from the second. देखें, जब आपके पास ये सिलेंडर है, इसमें आपने कोई भी वाटर फिल किया हुआ है, लिक्विड फिल किया हुआ है, आपने इसका वॉल्यूम नोट किया कि आप ऑब्जेक्ट इमर्स करने से पहले इसका वॉल्यूम फर्ज किया 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीलीटर है। ठीक है, तो आपने जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट इमर्स किया है तो उस वक्त ये जो लिक्विड लेवल है वो राइज करेगा, वो अपवर्ड उसमें इंक्रीज आएगा। तो आप क्या करेंगे, वो फाइनल रीडिंग में से पहले वाली रीडिंग माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो भी वॉल्यूम आएगा वो उस ऑब्जेक्ट का होगा जो आपने उसके अंदर इमर्स किया है। ठीक है, उसके बाद व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग द मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। जब आप सिलेंडर यूज़ कर रहे होंगे तो कौन सी प्रिकॉशंस आपको रीडिंग लेते वक्त आपको करनी चाहिए? मेक श्योर द मेजरिंग सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस। पहला तो ये है कि मेजरिंग सिलेंडर फ्लैट सरफेस पर हो, ये नहीं कि एक साइड से वो अप हो और दूसरी साइड से डाउन, तो फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। टेक केयर ऑफ मेनिसेस एंड टेक द रीडिंग एक्यूरेटली। रीडिंग्स आपने एक्यूरेटली लेनी है। प्लेस योर आई स्ट्रेट इनसाइड विद द वाटर लेवल व्हाइल द टेकिंग द मेजरमेंट। आपने वाटर लेवल के ऊपर अपनी आइज़ को प्लेस करना है। ठीक है, वाटर लेवल के सामने आपने अपनी आइज़ को प्लेस करना है,
ना कि आप ऊपर से देखें, ना ही आप नीचे से देखें, बिल्कुल आपकी आइज़ वाटर लेवल के बिल्कुल सामने हो, तब आप सही मेजरमेंट ले सकेंगे, एरर फ्री वो रीडिंग होगी। उसके बाद व्हाई डू वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट, हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स वी कैन शो हाउ प्रिसाइज नंबर इज़। If we express number beyond the place to which we have actually measured and are therefore certain of, we compromise the integrity of what this number is representing. तो हमने किसी भी नंबर की, किसी भी वैल्यू की, किसी भी रीडिंग की प्रिसाइजनेस चेक करनी हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, आप लिख सकते हैं ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड, रैंडम एरर को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस रैंडम एरर इज टू चेंज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, टू टेक हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर, टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स एंड टू टेक द एवरेज रिजल्ट्स। रैंडम एरर्स को, ऐसे एरर्स जिनके आपको कोई रीज़न नहीं पता चल रही कि किस वजह से वैल्यूज़ में डिफरेंस आ रहा है, तो उनको आप कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करके देख लें। दूसरा है कि किसी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करें कि वो रीडिंग्स मेजर करें। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें 3 से 4 बार और फिर आप उन वैल्यूज़ का एवरेज ले लें, जो रिजल्ट्स आपने गेन किया उनका एवरेज ले लें। इससे आपके पास मैक्सिमम चांस होगा कि उसमें मेजरमेंट में एरर ना आए, रैंडम एरर से आप बच सकें। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या है। एक्यूरेसी मेजर्स हाउ क्लोज रिजल्ट्स आर टू द ट्रू और नॉन वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट, आपने कोई रिजल्ट्स लिए हैं, कोई मेजरमेंट्स लिए हैं और वो एग्जैक्ट वैल्यू के नॉन वैल्यू जिसका आपको मालूम है कि इसका आंसर यहाँ इस वैल्यू के करीब करीब आना चाहिए, उसके करीब आया है, तो हम कहेंगे कि वो एक्यूरेसी है, ठीक है। और प्रिसीजन है, प्रिसीजन ऑन द अदर हैंड मेजर्स हाउ टू क्लोज द रिजल्ट्स आर टू वन अनदर। जी स्टूडेंट्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के लिए आप ये डायग्राम देखें, आपके पास डॉट्स हैं और आप उनको थ्रो कर रहे हैं। आप लेफ़्ट साइड पर पहली डायग्राम देखें तो उसमें डॉट्स जो हैं वो डायरेक्ट टारगेटेड पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सारे डॉट्स एक दूसरे के क्लोज हैं, तो प्रिसीजन भी हाईएस्ट है एंड एक्यूरेसी भी हाईएस्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसमें एक्यूरेसी हाई है लेकिन प्रिसीजन वेरी लेस, क्योंकि ये जो डॉट्स हैं वो टारगेटेड पॉइंट्स के तो करीब हैं लेकिन एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर प्रिसीजन नहीं है लेकिन एक्यूरेसी एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें थर्ड डायग्राम में, तो उसमें है हाई प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी, क्योंकि टारगेट पॉइंट के ऊपर डॉट्स नहीं हैं लेकिन डॉट्स एग्जिस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट प्रिसीजन है लेकिन एक्यूरेसी लो है। जबकि इस फाइनल डायग्राम में देखें तो ना तो डॉट्स एक दूसरे के क्लोज हैं और ना ही टारगेटेड पॉइंट के करीब हैं, तो यहाँ लो प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसी तरह ये तो एक क्लासिकल एग्जांपल थी। मेजरमेंट्स भी अगर आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के यानी कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो टारगेटेड वैल्यू है, अगर उसके करीब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो आप कहेंगे कि वो प्रिसाइज्ड है, प्रिसाइज्ड मेजरमेंट है। लेकिन अगर आपके रिजल्ट्स प्रिसाइज्ड एग्जैक्ट वैल्यू के करीब नहीं आते, उससे बहुत दूर हैं लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, उसी वैल्यू के अराउंड रिपीट हो रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत दूर है, तो हम कहेंगे वो प्रिसाइज है, वो उस मेजरमेंट में प्रिसीजन है, एक्यूरेसी नहीं है। तो ये कंसेप्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।